कैसे हैं आप सभी? मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसे कि ये हमारी श्रृंखला चल रही है, ये हमारी सीरीज चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम्स में यहाँ पे। तो इस बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे आरपीएफ एसआई के जो भी एग्जाम हुए हैं 2019 में, तो उसमें से मैं 5 जनवरी वर्ष 2019 में की जो सेकंड शिफ्ट है उसके हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इस वीडियो में देखेंगे। और 5 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और साथ ही इससे हम लोग जीएस का तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। जीके जीएस का करंट से हमारा 50 क्वेश्चन कवर करता है। पूरे टोटल 50 क्वेश्चन हमारे इससे आते हैं। तो इस वजह से ये जो सेक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी तैयारी हम पहले हम जीके जीएस देख लेते हैं कि चीजें क्या है जो कि आई हुई हैं, उससे रिलेटेड हम चीजें तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। ये आप लोग देख पा रहे हैं 5 जनवरी की जो है के एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आरआरबी के द्वारा डाला गया है। ठीक है, तो और ये सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो द्वीप जो होता है वो द्वीप हम उसे कहते हैं, या फिर आइसलैंड आइलैंड आइलैंड हम उसे कहते हैं जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। मान लीजिए एक द्वीप है, इसके चारों ओर हमारे समुद्र ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आप लोग इसे देख पाएंगे पिछली स्लाइड में, जो सॉरी, जो फर्स्ट इसका 5 जनवरी का ही जो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैंने डाला उसमें भी ग्रीनलैंड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीनलैंड जो है ये किस महाद्वीप में आता है। तो ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अमेरिका, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो आप देख लीजिएगा ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है ये जो है द्वीप है। तो देख लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये ग्रीनलैंड, इसका नाम ही सिर्फ ग्रीनलैंड है क्योंकि यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड मैप में इसे देखने जा रहे हैं देखेंगे तो ये आपको व्हाइट कलर का सभी वर्ल्ड मैप में दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब मालदीव क्या है? मालदीव एक द्वीपीय देश है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुल्तान अजलान होता है। सुल्तान अल्जान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अल्जान शाह कप ये जो है हॉकी से संबंधित है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट का इसमें 5 जनवरी का पेपर हुआ है उसमें भी कुछ ऐसे कप्स के नाम पूछे गए हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। नेक्स्ट एक प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है समय अवधि का सूत्र क्या है। समय अवधि यानी कि समय की अगर हम अवधि को नापते हैं कि कितना समय अंतराल है, समय अंतराल वही हम बोलते हैं, तो उसको हम आवृत्ति में मापते हैं। किसमें मापते हैं? आवृत्ति में। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, सब वन लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन करके समय अवधि का सूत्र है, ताकि साथियों आप लोग एक बार बहुत एक अच्छी, हम लोग धीरे धीरे ही आप नोट डाउन करेंगे, इसको अगर डेली रिवाइज करेंगे तो आपके पास एक लंबी श्रृंखला जो है तैयार हो जाएगी क्वेश्चंस की। और आपको फिर समझ में आ गया कि कौन से क्वेश्चंस आपको से पूछे जा रहे हैं, आपको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा है जो कि ओवरलोडेड है। ठीक है, इतना तो कोई तैयार भी नहीं कर पाता है, लेकिन इससे हमें एक पता लग जाएगा आइडिया कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है और कौन सी चीजें तैयार करनी है। इसीलिए हम लोग जो है पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होता है, यानी कि लोकसभा के सभापति जो होते हैं वो अपना इस्तीफा पत्र, वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वो किसको देते हैं? तो वो लोकसभा के उपसभापति को देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के उपसभापति को देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा पत्र किसे देता है, यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है, तो प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री है ये अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो ये जो है अपना देंगे राष्ट्रपति को। किसको? प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो साथियों इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे इसमें कभी भी पूछ रहता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है NaHCO3।
ठीक है, इससे पहले वाली जो शिफ्ट है उसमें भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे, तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, कभी कभी ये सूत्र दे देता है और पूछता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो वहां पे हम बेकिंग सोडा और जो भी है ऐसे उसका उसको देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। जो आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और साथ ही ध्यान रखिएगा कि WPL भी होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, तो आईपीएल में सबसे पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन सा है, वो है मनीष पांडे। ध्यान रखिएगा कौन है सबसे पहला शतक जो है आईपीएल में अपना पूरा किया था, मनीष पांडे ने। नेक्स्ट है आपका मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लास्ट पिछली वीडियो में भी जो भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोड की है उसमें भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों को इसकी लिस्ट जो है आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, और मैंने आप देख पाएंगे कि मैंने जो है प्लेलिस्ट में जाके मैंने जो फैक्चुअल जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको, 15 से 20 मिनट की है। अभी तो मैंने वीडियो अपलोड की है जो आपके बांध हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उससे भी रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उम्मीद है कि इसमें भी पूछे ही गए हैं, गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है कश्मीर में स्थित है। और अगर सिर्फ सूर्य मंदिर पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका और वाराणसी। वाराणसी में तो बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, मैं इसमें अब मैं इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मदुरई में भी मंदिर है इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यूनाइटेड नेशन यूएन, हम इसको यूएन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म में हम यूनाइटेड नेशन पूछते हैं, के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया। तो यूएन द्वारा किसे जो है इंटरनेशनल राइस ईयर बताया गया है, तो वर्ष 2004 को। सचिव ध्यान रखिएगा ये इससे क्वेश्चन ऐसे बना भी दिए जाते हैं, वर्ष 2004 का पूछा गया है। अभी जैसे कि बनाया गया था दलहन का दालों का के लिए वर्ष, और फिर बनाया गया एक अभी अभी वर्ष 2003 में इसको बनाया गया है मोटे अनाजों मोटे अनाजों के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि 2024, 2023, 22 में इसमें क्या है आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी भी एग्जाम्स में। ये टीसीएस का पैटर्न ही ऐसा ही, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। कबीर दास ने अपनी एक रचनाएं जो अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं उसका संकलन जो है, उसका जो कंपाइलेशन है वो एक बुक में किया हुआ है, एक के बुक में। उस बुक को जैसे कि एक अंदर कई सारी जो भी हमारी रचनाएं हैं, जैसे कोई बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनको एक बुक के अंदर जो भी संकलन किया जाएगा उसको कहा जाता है बीजक। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बीजक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इस बीजक को आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। अब हरभजन सिंह तो एक क्रिकेट प्लेयर है, इनका उपनाम क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हरभजन सिंह का नाम क्या है, द टर्बनेटर। क्या नाम है उनका, द टर्बनेटर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया। तो साथियों गांधी जी से संबंधित है, ये हमारा हिस्ट्री के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। दांडी मार्च जो है वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। दांडी मार्च को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि मिट्टी को लूज करना। आप लोग खेतों की जुताई होती है ताकि मिट्टी को ढीला किया जा सके, ठीक है, और उसको मोड़ा जा सके, यानी कि उसको उलट पुलट देते हैं ताकि जो है उसमें अच्छे से फर्टिलाइजर्स जो है जो उसकी मिट्टी है वो सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए आगे अगेन खिताई वो बुवाई करने के लिए। तो ये हो जाता है आपका जोतना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रंगपुर विद्रोह कब हुआ। रंगपुर विद्रोह आप ध्यान रखिए कि ये भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप इसको वन लीनियर फॉर्म में ऐसे, रंगपुर विद्रोह कब हुआ, 1783। आप यहाँ पे डेट वाइज आप डे वाइज डाल के, और अगर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे के दूसरे एग्जाम्स की, तो भी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है टीसीएस ऐसी टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। तो ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू हो जाएगा, और पीवाईक्यू के फॉर्म में एमसीक्यू मिल रहा है तो फिर कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यूएस ओपन ये जो है टेनिस से रिलेटेड है।
तो ये ध्यान रखिएगा, इससे टेनिस से रिलेटेड जो 4 आपके गेम्स होते हैं टेनिस में, तो इसमें कौन-कौन से और कब जीते गए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये अभी वर्ष 2019 का पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें वर्ष 2018 यानी कि 1 साल के 1 वर्ष के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सारी चीजें नहीं तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग जो है गेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का एक ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एक गेम्स का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। यूएस ओपन 2018 में वुमेन सिंगल्स सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो वो जीता था नाओमी ओसाका ने। आप लोग अभी का देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय गणराज्य में और भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोगों को पता होगा। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बताया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये उस टाइम का आप लोगों का, ये उस टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अशोक कुमार माथुर हैं जी थे उस टाइम। अभी कौन है देख लीजिएगा आप लोग क्या है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी यानी या फिर पुडुचेरी बोलते हैं, में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं वर्ष 2024 में, और उस टाइम वर्ष 2019 में भी हुए थे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग जो भी हैं भारत में इंपॉर्टेंट सीट्स जो है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में कितने ज्यादा सीट हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें, सबसे ज्यादा सीट, तो सबसे ज्यादा सीट आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे पौंडीचेरी की बात की जा रही है, तो पौंडीचेरी आपका जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य है। और इसी तरह दिल्ली भी आपका केंद्र शासित राज्य है, जहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, तो अब अभी तक तो फिलहाल 2 ही राज्यों में 2 ही केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है, बाकी जगह विधानसभा नहीं। वहां पे आपका दूसरा शासन चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है? तो यहाँ पे पूछा गया है गोबी डेजर्ट के बारे में। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया में। साथियों ध्यान रखिएगा, मंगोलिया की कैपिटल करेंसी भी पूछ ली जाती है, तो मंगोलिया की राजधानी या फिर इसकी जो कैपिटल है वो है उलन बटेर। ध्यान रखिएगा क्या है? उलन बटेर, ये भी ध्यान रखिएगा। और गोबी रेगिस्तान कहाँ है? ये मंगोलिया में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें नेशनल पार्क के बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट है उसे तैयार करना है। तो यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड, तो फिर ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? जो कि वैसे तो इसमें सारी चीजें जो भी वह प्राकृतिक चीजें दी गई हैं, जैसे दूध हो गया, टमाटर हो गया, चींटी का डंक और नींबू। तो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर में पाया जाता है। साथ ही इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको अपलोड की हुई है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है या एसिड। और इसमें मैंने ये भी वीडियो अपलोड की, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है किसके कारण, या फिर हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? क्या है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साथियों अब यहाँ पे चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसे जो है वन लीनियर फॉर्म में से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और अगर हम वहीं पे बात करें कि मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग हमारी बिहार की हो जाती है। ठीक है, फेमस है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी यानी कि अर्थ के अंदर जो उसके अर्थ के अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर निकलती है, तो उसको या तो उसको हम कौन सी ऊर्जा के फॉर्म में बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। कौन सी? देखिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का भी अगर यूज करें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे स्थितिज ऊर्जा, तो पृथ्वी में स्थितिज ऊर्जा जो की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे, जो कि जिससे कि कोई हीट निकल रही है। और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो पृथ्वी की आंतरिक है नहीं, ये तो उसे बाहर से मिल रही है। ठीक है, वाह्य ऊर्जा, वाह्य यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, सौर जो है ठीक हो सकता था। लेकिन और गतिज ऊर्जा ये भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा जो है, भूतापीय सबसे इसका इन चारों में सबसे बेहतर आंसर इसका जो है भूतापीय ही हो सकता है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो
का नारा किसने दिया? तो साथियों ये जो नारा से संबंधित है, जो भी आजादी के वक्त जो भी नारा दिए गए थे, तो इससे संबंधित जो भी कंटेंट है, मैंने एक लिस्ट पूरी आपको, जो ये फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है मैंने उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें भी पूछा गया था इससे संबंधित प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है। तो दिल्ली चलो का नारा आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। उसमें मैंने प्रोवाइड करा दी है कि महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जिन जिन लोगों ने भी दिया हुआ था, सारी वो लिस्ट पूरी मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो आप फर्स्ट शिफ्ट का ये जो एनालिसिस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 तारीख का, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना की गई थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। इनको साथ सैयद अहमद खान भी बोलते हैं। तो आप लोग साथियों एक ये प्रश्न ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 1833 वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप लोग जो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल है पहले, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देख लेंगे, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। और जो पहले गवर्नर जनरल या फिर लास्ट और वायसराय भी हैं, तो उनके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि अभी आप लोग हमारे इंडिया में पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये जो है इसका जनक, इसका ओरिजिन किसने जो है स्टार्ट किया था इंडिया में? तो वो लॉर्ड मिंटो ने स्टार्ट किया था। इसको हम बोल देते हैं, ये क्षेत्रीय लेवल पे एक आपका लोकल लेवल पे एक इलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मिंटो ने। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? तो साथियों अभी मैंने जैसे कि बताया था मंगोलिया की कैपिटल, मंगोलिया और उसके कैपिटल। तो अब यहाँ और करेंसी के बारे में भी मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग तैयार कर लियो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया, देख पा रहे हैं आपकी, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा, पोलैंड की करेंसी है पोलिश जिलोटी, पोलिश जिलोटी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो साथियों ये जो क्वेश्चन पूछे गए कि कितनी भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो है भारत की 8वीं अनुसूची में बताया गया है इसको। इसमें 22 भाषाएं हैं। तो उसमें देख लीजिएगा लीजिएगा कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, कौन सी पहले थी। और अभी के 2-4 दिन पहले ही जो भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं वो पहले से कुछ थी, और उनमें से अभी 5 भाषाओं को और जोड़ के उनको बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग उससे भी देख लीजिएगा, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो कि करंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गृह बैंक यानी एनएचबी, नेशनल होम बैंक, ठीक है। नेशनल होम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक नेशनल या फिर नेशनल होम बैंक का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें जो है इस शिफ्ट में आरपीएफ का जो भी एग्जाम हो रहा है, इसमें जो है एक शिफ्ट में आपके 50 क्वेश्चन आए हुए हैं जीके जीएस के। तो हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस पे इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो इसको आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम है, हीलियम का 2 है, फिर लिथियम हो जाता है, तो लिथियम का 3 हो जाता है। हम लोग मतलब इसको याद करने की कई सारी ट्रिक है, लोगों ने अपना अपना याद किया हुआ है। हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है और लिथियम 3 है। और फिर बेरिलियम बोरान ऐसे करके है, ठीक है, फिर पूरा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? अभी आपका फिजिक्स क्वेश्चन हो जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, जिसको आप लोग वन लीनियर फॉर्म में, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये फैक्चुअल क्वेश्चन इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.172 इंटू 10 to power 24 किलोग्राम, ठीक है। कितना है? 5 5.9 सॉरी 5.972 गुणे 10 की घात
24। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 9 है, 9 है, मैंने गलती से यहाँ पे 1 बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, उनको नहीं मिल पा रहा है, तो भी वो एक उनके बॉडी से जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो बोलते हैं उसको अनाक्सीय, अनॉक्सीय। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अनॉक्सीय ऊर्जा। सच, इसको हम बोलते हैं अनॉक्सीय ऊर्जा को एनऑर्बिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनऑर्बिक रिस्पायरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा ये, अंतिम औपचारिकता क्या है? अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो लास्ट में क्या होता है, अगर हम सबसे पहले तो क्या होता है कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्वेश्चंस को आप लगाएं, तो सबसे पहले तो बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उस पर बहस होती है। बहस होने के बाद उसमें पार्लियामेंट में जो भी मत होता है, उसके हिसाब से उसको पार्लियामेंट से पास करके भेजा जाता है, फिर सबसे लास्ट में उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अगर उस पर असेंट यानी अपना सिग्नेचर कर देता है, तो वो आपका लॉ बन जाता है। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो वो बिल पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम औपचारिकता क्या है, तो अंतिम औपचारिकता है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? अभी तक तो वहां पे पूछा गया है, देख लीजिए साथियों, कि एक ही प्रश्न में, सॉरी एक ही एग्जाम के शिफ्ट में, ये जो जिसका मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2 क्वेश्चंस तो राजधानी से हो गया, एक तो मंगोलिया की राजधानी, सॉरी मंगोलिया की राजधानी नहीं, एक क्वेश्चन पूछा गया था उधर जिसमें भी कैपिटल पूछा गया है, सॉरी करेंसी पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, भोपाल जो है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं, राज्य और राजधानी, उनको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपका हिस्ट्री से आ गया। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। साथियों, कनिष्क जो है कुषाण वंश के महान राजा थे। ये इससे रिलेटेड लिस्ट में है आपको, जो मैं हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैं जो आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भूटान की राजधानी कौन सी है? तो साथियों देख पा रहे हैं आप लोग, अभी इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। वही सेकंड पूछा जा रहा है आपको उससे कि भूटान की राजधानी कौन सी है। तो भूटान हमारा इंडिया का जो है पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और काबुल जो है वो है अफगानिस्तान की राजधानी। क्या है? काबुल। नेक्स्ट है आपका वियना। तो वियना है, अ, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, वियना। नेक्स्ट है हमारा, हम देख लेते हैं क्या ईपीएफ। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि पिछले वीडियो में आपको वैट का, तो ऐसे चीजें इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ईपीएफ का है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप लोगों को वहां पे आप लोगों को प्रोविडेंट फंड कुछ पैसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट आपको, आप लोग भी सबमिट करते हो, गवर्नमेंट भी देती है। ईपीएफ या फिर पीपीएफ ये भी होता है। ठीक है, ईपीएफ भी होता है, पीपीएफ भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट और फंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भारत के पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके बारे में भी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति भारत में रह चुके हैं जिन्हें निर्विरोध जो है निर्वाचित किया गया था? तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। तो साथियों अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर जनरल कौन से थे फर्स्ट, और यहीं पे आपको वापस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम किन्होंने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43। 43 है घूमर लोक नृत्य है। तो घूमर लोक नृत्य आपका कहाँ से है? राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घूमर ये राजस्थान से। अगर डांडिया पूछे तो ये भी राजस्थान से, इधर से ही हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो लोक नृत्य है
इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो शास्त्रीय नृत्य है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर मैं इसमें डिस्कस करूंगी आप लोगों को, तो ये जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्योंकि पहले से ही 50 प्रश्न है, तो इसमें सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, और मैंने आपको बाकी जो है डिटेल में जो भी चीजें तैयार करने में मैं आपको प्लेलिस्ट में मैं आपको वीडियो के तौर बना के पूरी जो है लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस मैंने किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रडार का पूरा नाम क्या है? रडार। रडार, ये जो रडार का पहले यूज बता दूं आपको कि किसमें होता है। रडार का जो है एरोप्लेन्स जो भी चलती हैं, या फिर जो समुद्री जहाज है, या फिर कोई भी दूर समुद्र वगैरह में हो, तो उसकी चीज उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे रडार का यूज करते हैं। तो रडार का पूरा नाम यानी उसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ध्यान रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वन लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से आपसे एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान मुल्तान आप लोगों को ने वैसे भी न्यूज में रहता है, ये पाकिस्तान की एक जगह है, तो आप वैसे भी इसी नाम से पहचान सकते हैं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ ही हो सकता है, ये तो पाकिस्तान में ही हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुल्तान स्टेडियम कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसमें है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी है? यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, वैसे तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पे जब तक जो है इसको ये भंग हो जाती है। ठीक है, फिर नए सदस्य चुन के आते हैं। जो भी नई लोकसभा आती है उसमें पुराने सदस्य भी हालांकि हो सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा जो है ये कभी भी ये इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष में लगभग 6 वर्ष में जो है रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल वापस से वो आते हैं। तो अगर वापस से उन्हें उस राज्य के द्वारा भेजा जाता है तो वो आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका 6 वर्ष। ठीक है, और अगर लोकसभा का पूछ ले तो लोकसभा का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? वापस से साथियों देखिए, गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे वापस से मिल गया। तो कई सारे 4-5 क्वेश्चन, हालांकि ये जो है गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रेलवे का हिट क्वेश्चन होता है, उसको बहुत ही फेवरेट होता है। तो ये तो उस टाइम के करंट से रिलेटेड है कि किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग पिछले जो इस बार का 1 वर्ष का है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप उसे देख लीजिएगा क्या है। तो यहाँ पे किदम्बी श्रीकांत जी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 सदस्य, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, यहाँ पे बात किया जा रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी कुछ सदस्य भी होते हैं। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो साथियों यहाँ पे इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको वन लीनियर फॉर्म में तो नोट डाउन ही कर लीजिए, लेकिन साथ में आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति करते हैं, नीचे आप नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे लिख के कि राष्ट्रपति इनकी भी नियुक्ति करते हैं, इन लोगों की। तो यहाँ पे आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, प्रधानमंत्री की, या जितने भी मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के साथ जितने भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही सॉरी राष्ट्रपति ही करते हैं, यूपीएससी के सदस्यों की। और यहाँ पे सीजेआई की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सारे जजेस, उनकी नियुक्ति भी करते हैं। ऐसे जो भी लिस्ट है आप उनको पूरा एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथियों अभी मैंने आज ही जो है ये वीडियो अपलोड की है, आप देख पाएंगे। ठीक है, कि डैम से रिलेटेड और फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भी चलाई जा रही हैं भारत में। तो यहाँ पे पूछा गया तुंगभद्रा बांध स्थित है, तो तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और इससे संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे। इससे क्वेश्चन संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में ही, हर एग्जाम्स में भी जो भी टीसीएस कराता है उसमें तो जरूर ही पूछते हैं, और बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। तो बर्फ का जो क्रिस्टल युक्त, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में बर्फ होता है पूरा, तो इसकी बारिश अगर होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी बारिश होती है तो ऊपर से बर्फ के टुकड़े जो है गिरते हैं, यानी बर्फ ही गिरता है ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में, गोले या फिर जैसा भी होता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बर्फ कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बर्फ कहेंगे। उसको हम कोहरा नहीं कह सकते, क्योंकि कोहरा जो है वो वाटर के फॉर्म में होता है आपका।
ठीक है, जो कि धूल के कणों पे जम जाता है, ठीक है। और अगर आपकी वृष्टि की बात करें तो वृष्टि मतलब होती है किसी भी चीज की वर्षा होना। वृष्टि एक ये हिंदी का शब्द है, अगर इसका हम समानार्थी बात सॉरी इसका अगर हम इसकी पर्यायवाची की बात करें तो ये वर्षा हो जाता है, ठीक है, या इसका अर्थ हो जाता है वर्षा होना। तो यहाँ पे पूछ रहा है बर्फ की वर्षा होना, यानी कि बर्फ की वृष्टि होना, ठीक है। यहाँ बोल देते हैं ओलावृष्टि, तो समझ में आता है कि ओले की बारिश हो रही है। नेक्स्ट है आपका सापेक्षिक आर्द्रता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है बर्फ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये हो गए हमारे जो कि 5 अगर उसमें 5 जनवरी वर्ष 2019 की सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न थे, पूरे मैंने 50 प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो साथियों अब हम मैं इसमें 3 शिफ्ट करके, एक दिन में 3 शिफ्ट करके क्वेश्चंस जो है पेपर जो है हुए थे, तो 2 शिफ्ट के मेरे हो गए हैं हमारे, और हम तीसरे शिफ्ट का आप लोगों से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगी। तो हम लोग डेली जो है एक शिफ्ट का क्वेश्चन, अगर मैं हम लोग 50 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें किसी भी चैनल पे जाके कहीं पे भी जो है देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसी वीडियो से जो है अपना नोट डाउन देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और मैं आपको चीजें भी जो भी इसके कंटेंट है चीजें मैं आपको डिटेल में भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप लोग उससे अपना तैयार कर लीजिए। और साथ ही नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्लीज नोट्स बहुत बना लें, क्योंकि खुद से हाथ से लिखी हुई चीजें जो आपसे होती है ना, वो हमारे दिमाग में जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वापस से रिकॉल होती रहती है, यानी कि याद आती रहती है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।